पहला हमारा जो है वो मकसद और सियासत में आने का वो ये होना चाहिए कि हम आके अपने मुल्क के, अपने अवाम के मसाइल हल करें, गुर्बत दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, जहालत दूर करें, पसमानदगी दूर करें। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है, वो वापस तशरीफ़ ले आए हैं, अपनी पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इस तैयारी में है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत बनाएगी वफाक और पंजाब, ख़ास तौर वफाक और पंजाब के अंदर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेर अताब रहे, उनकी फैमिली ज़ेर अताब रही, बहुत कुछ देखा, बहुत से केसेस का सामना किया। अब उनकी एक कन्विक्शन रह गई है जो कि अल-अज़ीज़िया के अंदर है, बाकी तमाम केसेस अपनी मौत, सियासी, मगर मैं कहूँ कानूनी मौत आप मर चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब जब से वो वापस तशरीफ़ लाए हैं वो है क्या। उन पर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वो हैं और वो इसी लाडलेपन के स्टेटस के साथ ही एक दफ़ा दोबारा ख़ुद को इक़्तिदार में ला रहे हैं, बल्कि इस दफ़ा वो ख़ुद को सिलेक्ट करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद अपनी जगह, लेकिन बाकी भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी लोग मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफ हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर साया मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है। ये तासुर ज़ाइल हो सकेगा या नहीं, ये तो बात मुस्तकबिल में ही पता चलेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो रही क्या है। मियां साहब ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाने से पहले जो गुफ्तगू की वो हमारे सामने है, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगर मैं आपके सामने क्रोनोलॉजिकली पेश करूं तो आपके लिए आसान होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले एहतसाब का नारा लगाया, ये बात रिकॉर्ड पे है और ये बात एक अनडिनाएबल फैक्ट है। साहब ने क्या फरमाया था, जरा सुनिए। मुझे बताएं ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्ल कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिब निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं, स्पेयर नहीं करना, इन लोगों को स्पेयर करना बहुत बड़ा जुल्म होगा। उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर जो अगर लीडरशिप है उसकी जानिब से फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जो एक खिताब था या बयान था, इसके बाद जो मौक़िफ़ सामने आया आप वो भी देख लीजिए। मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस तशरीफ़ लाए, जिस दिन उन्होंने खिताब किया तो जो उनकी तकरीर थी वो बहुत आम थी, उन्होंने तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात की, लेकिन एहतसाब के बयानिए से वो पीछे रहे, उन्होंने डायरेक्टली एहतसाब की बात नहीं की। मियां साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है, नया सफर हमने शुरू करना है। मैंने आज बहुत जब्त से, दिल से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल क़यादत कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है, टिकट्स के लिए बेशुमार दरखास्तें हैं, उनके ऊपर फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब दोबारा एक दफ़ा फिर उनकी बात, उन्होंने इनफैक्ट उसको री एंडोर्स किया अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमारा मुतालबा इंतखाबात जीत कर हुकूमत नहीं, एहतसाब भी उतना ही ज़रूरी है। मियां साहब क्या फरमा रहे थे? हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक। मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी,
इसके ऊपर एक मोहतात अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त एक चैलेंज जो अपनी जगह पर मौजूद है वो सबसे बड़ा ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम में क्या सियासी बयानियाँ लेकर जाना है, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को उनके सियासी मुखालिफिन क्या ताने दे रहे हैं, क्या मशवरे दे रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब ज़ेरे अताब हैं, इसके अंदर जुडिशल पर थे। अब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट उनको तहवील में लेना चाहती है। उस हवाले से आज जब वो उनको पेश किया गया अदालत में और उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी किसी भी सियासतदान के लिए। सारे सियासी जो रहनुमा हैं, अगर मैं देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा रगड़ा खाया है, हर किसी ने ये हथकड़ियाँ पहनी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब आज बाहर निकले तो उन्होंने मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ साहब, ज़रा सुनिए क्या है। नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें, अदरवाइज जो है जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में मजाक ही बन रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस को रोककर इलेक्शन का प्रोसेस किया जाए, वो शुरू किया जाए और फासलों को ख़त्म किया जाए, नहीं तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। खैर ये डिबेटेबल बात है कि फासले पैदा किस तरह हुए और क्यों इतने बढ़ गए, उसके ऊपर बात होगी। आज ही के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपका अज़मा बुखारी साहबा। हसन अयूब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जो मुल्क की सियासत है और जो ख़ास तौर पर जो इलेक्शन का एक पूरी साइंस है उसके ऊपर बड़ी महारत रखते हैं। माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अज़मा बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे इसलिए आगाज़ करूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट वो गैर अहम किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, चाहे वो मीडिया टॉक हो, वो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए गुफ्तगू करें, चलते हुए गुफ्तगू करें, क्योंकि वो पार्टी के कायद हैं और उनकी बात की बड़ी अहमियत है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी तमाम तर बातों के बावजूद सबसे बड़ी तनकीद यही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, वो यही कि मियाँ साहब ने इतना सब कुछ देख लिया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 4थी दफ़ा बनने जा रहे हैं, लेकिन ख़ुद के ऊपर अपने ऊपर सिलेक्टेड का लेबल लगवा लिया। तो कैसे उतारेंगे ये सिलेक्टेड का लेबल मियाँ साहब? बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, गुजारिश ये है कि वो बेचारे जिनके पास ना ज़मीन है ना आसमान है, ना उनके पास उम्मीदवार हैं, ना उनके पल्ले कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास कोई मैनिफेस्टो है, ना उनके पास कोई कारकर्दगी है, वो फिर अब इस तरह की बातें करेंगे ना और क्या करेंगे। वो पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, दोनों एक ही तरह के हैं। ना जो आज जो है वो मुझे हैरत हुई, बिलावल साहब जो है, एक तो मुझे बार बार वो जो है ना वो 4 दफ़ा का दूसरी का ताना मारते हैं, तो ज़रा बिलावल साहब अपनी पीपल्स पार्टी की जो है वो उनकी याददाश्त भी सिलेक्टेड हो गई है कि उनको पीपल्स पार्टी की तारीख भूल गई है। 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, 1 दफ़ा ज़रदारी साहब ऐवान सदर में और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर, 3 दफ़ा पूरी 3 बारियाँ तो ये भी ले चुके हैं। ये क्या ताना है जी, 4थी दफ़ा आएंगे और वो 3 बारियाँ तो आपने भी ले ली हैं। और आपने जिन हालात में 2008 में मुल्क छोड़ा था ना, वो लोड शेडिंग से, आज वो कारकर्दगी की बात करें, अल्लाह की शान देखिए, आज वो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं कि जिनके दौरे हुकूमत के अंदर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, जिनके दौरे हुकूमत के अंदर करप्शन की जो है वो दास्ताने आसमान को छू के गुजरती थी, वो बात कारकर्दगी की बात वो कर रहे हैं जो आज तक सिंध के अंदर साफ पानी नहीं दे सके। वो आज कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जो आज भी सिंध का मुकदमा हमारे सामने रखते हैं। वो हमसे पूछते हैं सिंध के बारे में, वो फलाना प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ। भाई, उसका प्रोजेक्ट पूरा करने का आपके पास है ना मैंडेट, 15 साल से बिला शिरकत गैर सिंध में हुकूमत आप कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी हैरत होती है बिलावल साहब के ऊपर। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल वो ज़रदारी साहब के लाडले हैं, बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी के भी लाडले हैं, हमारे भी लाडले हैं, लेकिन वो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। हम अभी भी अपने आप को बाउंड्री में रख रहे हैं, क्योंकि मेरी पार्टी की पॉलिसी ये है कि एक तो जो है वो बिलावल साहब कुछ भी कहते रहे, हमें पहली बात यह कि फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि वो बेचारे रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कर लेने देनी चाहिए कोशिश, उनके दिल में कोई मलाल ना रह जाए कि मुझे कोशिश नहीं करने दी गई थी। आपने कहा इनके पास ना ज़मीन है ना आसमान, चले पीपल्स पार्टी के पास ज़मीन है या आसमान नहीं है, मेरे ख्याल में दोनों है। जिसके पास ज़मीन आसमान और कोई और भी अगर खिलाफ में जो है वो भी नहीं है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखिए, अकेली पीपल्स पार्टी कहे तो वो और बात है, अब वो IPP कहे,
वो तहरीक इंसाफ कहे, वो पीपल्स पार्टी कहे, वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई के जो हम नवा और बहुत से लोग हैं वो कहें, हर कोई आपको ये कहता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं। मतलब जितनी मोहब्बत और कुर्बत आपकी है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से, आपने कहा रेलेवेंट होना चाह रहे हैं बिलावल साहब, उनको उतनी जगह नहीं मिल रही ना जितनी आपको मिली हुई है, इसलिए आपको जरा फ्रंट रो सीट मिल गई है। हमें नहीं, हमें जगह अपनी मेहनत से मिल रही है ना। हमारे पास उम्मीदवार हैं, अच्छा। हमारे पास होमवर्क है, हमारे पास कारकर्दगी है, हमारे पास बताने को है बहुत कुछ, ये है हमारे पास। अगर इनके पास है, जैसे मैंने पहले कहा, दूसरी बात ये अच्छे हम इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं कि पिछले 7 साल से जो है वो रगड़ा खाए चले जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी जो है वो रगड़ा खाए चली जा रही है। ये वाला लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ना उनको, कि उनको जो है वो जिला वतनियां और ये एस्टैब्लिशमेंट में तब्दीली भी हो गई है ना। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट में तब्दीली हो गई है ना, जब पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी मियां साहब बाहर थे, अब नई एस्टैब्लिशमेंट है, मियां साहब मुल्क के अंदर है माशाल्लाह, और धड़ल्ले से केसेस भी लड़ रहे हैं, जैसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए कि अपने खिलाफ होने वाले सियासी इंतकाम को भुगता भी, ये नहीं रोए नहीं, डस्टबिन पहन के नहीं फिरे, और वो ये नहीं कहा मुझे जिम दे दो, मुझे देसी घी के खाने पका के दे दो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो भी उनके साथ जैसे भी था ना उन्होंने गुजारा किया, वो रोए नहीं। और अब जो है की बात है ना, किसी को वजारते उस्मा ऑफर हो रही है या वो ले रहे हैं, किसी को देसी घी के खाने इस वक्त मिल रहे हैं, ये तो किस्मत की बात है। हमें कोई नहीं, एक तब्दीली नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब साहब, एक तब्दीली जरूर है, और वो तब्दीली है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को एपॉलिटिकल होने की बात की है, जो वो इस सारे खेल में शामिल नहीं होना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम इस कि जो पीटीआई की बात है, पीटीआई ने जो वो खुदकुश हमला किया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अब वो देखें ना, वो इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन इतना बिगड़ गया है, वो कहते हैं 9 मई नवाज शरीफ ने कराया, अब इसके बाद मतलब उनके ज़हनी तवाज़ुन के ऊपर कोई शक रह गया किसी को? हसन अयूब साहब, वैसे एक बात जरा बता दें, चले मेरी बहन ने तो मुझे नहीं बताई, आप बता दें, क्योंकि आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद पिंडी के बड़े करीब है, तो मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मोहब्बत या के ताल्लुकात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट के, क्या ऐसा ही नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा कुर्बत है मियां नवाज शरीफ साहब से, और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो ये लेबल है कि वो इस वक्त फेवरेट जमात है एस्टैब्लिशमेंट की, ये बात गलत है आपके नज़दीक या सही है? देखिए जी, एस्टैब्लिशमेंट को जो पिछली जो थी ना एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने कुछ ज्यादतियां की हैं, और जिसका एहसास हुआ है इदारे को भी कि ये हमारे इदारे से ज्यादती हो चुकी है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अब बात ये है कि ये एहसास एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जरूर मौजूद है कि हमने ज्यादती की है, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आप मुझे कहें कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मुनीफ फारूक साहब वो लाडले सिर्फ इतने ही हैं कि जो पहले उनके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी, वो इंजीनियरिंग होना खत्म हो गई है, और अब एक किस्म का जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। जहां तक जो ये लोग कहते हैं ना ज्यादा कि नवाज शरीफ साहब लाडले हो चुके हैं, तो मैं तो आज भी उनको लाडला नहीं समझता। उसकी 2-3 वजूहात हैं, बड़ी आप सॉलिड रीजंस हैं उसकी। पहली चीज तो आप ये देख लें कि अभी जो ये बात लाडला करने का जो पहला इल्जाम लगाया जाता है ना, उसकी वजह ये है कि अभी दीवार पर लिखी हुई मुस्लिम लीग नवाज की जो विक्ट्री है वो नजर आ रही है, तो उसको विक्ट्री से पहले ही पलूट किया जा रहा है कि ये कह करके वो लाडला है। कल अगर वो जेन्युइन मैंडेट भी लेकर असेंबली में आते हैं तो कहा जाएगा जी कि नवाज शरीफ तो लाडले थे, इस वजह से जी उनके पास ये मैंडेट आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। और ये स्टार्ट किया हमारे मीडिया पर्संस ने, और इसको कैच किया आगे से पॉलिटिशियंस ने, और फिर इसको प्रॉपर अपना नैरेटिव बना दिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें भी जो है वो सियासत के अंदर इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम सियासत के ऊपर तज्जिया करें, तबसरा करें, कौन ठीक है कौन गलत है ये भी कहें, लेकिन लोगों को यानी आप जो है जो सियासी जमात को नैरेटिव ना बिल्ड करके दें। एक चीज तो ये है। दूसरा ये देख लें कि जी नवाज शरीफ साहब कैसे लाडले थे। मैं तो देखता हूं कि लाडला जो लफ्ज है, जो देसी घी में जो है वो भुना हुआ चिकन मटन तो अपनी जगह है। आपको पता है कि जो बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, उनके लिए जो जेल्स हैं उसमें टाइल्स लगाई गई हैं, नए वॉशरूम्स बनाए गए हैं। आज तक किसी कैदी के लिए इस किस्म की सहूलत आपने सुनी थी आज से पहले? ये अदालत के हुक्म पर हुआ है जी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा वो लाडला, वो आज भी लाडला है, उनके लिए उनको प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स दिए गए हैं। वाह।
सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि उनके लिए वो एक बड़ी मिन्नत करते रहे, बड़े रिक्वेस्ट करते रहे सुप्रीडेंट जेल से कि जो मेरी एहलिया है वो बहुत ज्यादा बीमार है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मेहरबानी करें मेरी बात करा दे। मुतद्दिद मरतबा उन्होंने कहा मेरी बात कराएं, तो बात तक नहीं कराई, यहां तक के कलसूम नवाज साहिबा दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी बात नहीं हुई। लेकिन यही जो लाडले इमरान खान साहब हैं, इनकी हर दूसरे हफ्ते या एक हफ्ते में 2 मरतबा अपने बच्चों से ओवरसीज बात कराई जा रही है। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये जो सहूलियात उनको मिल रही हैं, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को स्टार्टिंग फ्रॉम जेड भुट्टो टू इवन मरियम नवाज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन हां, ये सहूलियात चेयरमैन, जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, इनको आज भी मुयस्सर है। अब जहां तक बात कर रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनके खिलाफ नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, तो वो उनका पॉलिटिकल राइट है। उसकी वजह है कि वो चाहते हैं कि एंटी नवाज वोट जो कि सारा के सारा तहरीक इंसाफ की किटी में चला गया है, वो आईपीपी मत ले, वो हम उनसे जो शेयर ले ले। और अब जो सीट एडजस्टमेंट ये करने जा रहे हैं, तो इसके बाद तो वो वोट बैंक जो आईपीपी को तो मिलना नहीं है, वो तो वोट जो है एंटी जो नवाज वोट था, वो अब सीट एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हो नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी जमात साहब के साथ, तो फिर वो वोट के लिए तो आप हकदार नहीं हो सकते। अच्छा, चले, फिर आप पीटीआई का जो डाई हार्ड वोटर है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये वोट नहीं मिल सकता। बट ये जो बात आपने की माजिद साहब, एक बात है, ये अपनी जगह, ये सारी आर्गूमेंट्स अपनी जगह जो हसन साहब ने कही, और वाकई ये बात हसन अयूब ने भी कही और एजाज सईद आए थे, उन्होंने भी कही कि इमरान खान साहब को बड़ी अनोखी किस्म की उनकी फरमाइशें हैं और अनोखा किस्म का उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जेल के अंदर। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें, आपके नज़दीक ये तासुर, हसन अयूब ने कहा कि नहीं मियां नवाज शरीफ लाडले नहीं है। अब बेशक फैक्ट है कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी, ज़्यादतियाँ भी हुई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन क्या ये जो कॉइन किया गया है नए सिलेक्टेड का लफ्ज़ या नए लाडले का, आपके नज़दीक ये बगैर किसी वजह की कर लिया गया है, ये तासुर गलत है सिरे से? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि गुज़िश्ता 1 साल में जिस तरह अभी यहाँ पे तस्करा हुआ नई और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का, गुज़िश्ता 1 साल में मुस्लिम लीग नून पर कोई ऐसी सियासी मुश्किल नहीं आई कि जिसे वो अपनी CV में बयान कर सके कि हमारे पे ये मुश्किलात हैं। उनकी मुश्किलात ख़त्म हुई हैं, उनकी आसानियों में इजाफ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास कुछ आर्गूमेंट्स हैं, वो ये हैं कि ये तासुर कैसे बना। एक तो हमारे पास बलूचिस्तान की मिसाल है, यहाँ पे बात हुई कि बलूचिस्तान में हुकूमत किसने गिराई थी। तो अब बलूचिस्तान जो है वो पूरा का पूरा बाजमात मियां नवाज शरीफ को ज्वाइन कर चुका है। और इसके साथ साथ ये तो एक बड़ी बात है ना कि वहाँ पे जागीरदार हैं, नवाब हैं। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो कि बड़ी बुनियादी एग्जांपल है। वो ये है कि पंजाब में जंग का जो ज़िला है, ये 2018 में बिल्कुल मुस्लिम लीग नून से खाली हो गया था। अच्छा। कोई भी नहीं था वहाँ पे। 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 7 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं था। एक ही उम्मीदवार को मेरा ख्याल है MNA और MPA पे खड़ा कर दिया था। जंग का जो ज़िला है वो पूरा का पूरा बाजमात पिछले दिनों में मुस्लिम लीग नून में वापस आ चुका है। वही MPAs हैं, वही MNAs हैं। जंग ने कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं की। उनको पता होता है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट इस्तीफ़ा सर्टिफिकेट या दस्ते शफकत किसके ऊपर है, ठीक है, वो उधर मूव कर जाते हैं। तो हमारे पास सूबे से लेके ज़िले तक ऐसी मिसालें मौजूद हैं। दूसरा ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की सियासी मुश्किलात में पिछले 1 साल में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा तो बिल्कुल नहीं हुआ, कमी हुई है, आसानी पैदा हुई है। तो इसके बाद ये तासुर बिल्कुल बनता है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसके मजबूत दलाइल मौजूद हैं। बट क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा कि इस वक्त जो इंजीनियरिंग मियां नवाज शरीफ के खिलाफ की गई और वो की गई 2018 में, जो कुछ हुआ हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा था जो हो रहा था, और अक्सर हम बात भी करते थे कि ये हो रहा है, तो क्या अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और वो PTI के साथ हो रहा है सब कुछ? क्या ऐसा है आपके नज़दीक? क्योंकि जो सवाल मैंने अपनी बहन से भी पूछा, मैंने कहा बता दें अपने दिल पर हाथ रख के, उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि शेर अफजल मरवत चीख रहे हैं कि जी हमारे कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, हमें पकड़ा जा रहा है, फलान किया जा रहा है, हम अगर पंजाब में आएंगे तो हमारे पे मजीद क्रैकडाउन होगा। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इलेक्शन तो शेड्यूल्ड है ना। तहरीक इंसाफ आज की तारीख में ना एक कलदम जमात है, ना कोई दहशतगर्द जमात है, ना कुछ है, वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन के अंदर, इंट्रा पार्टी इंतखाब भी करवा बैठी है। सवाल यह है कि क्या उनको वही सहूलतें या स्पेस इलेक्शनरिंग की मौजूद है उनके पास जो
जो बाकी जमातों के पास है। ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि 2018 का मामला हमारे सामने है, जो हम डिस्कस भी करते रहे हैं। इशू ये कि क्या उस वक्त दुरुस्त हुआ था? बिल्कुल। अगर उस वक्त गलत हुआ था तो आज वो कैसे दुरुस्त हो सकता है? इशू ये है कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्या वो मुदाखलत या वो फैसिलिटेशन क्या वो 2018 में आईनी थी? अगर वो उस वक्त गैर आईनी थी तो 2023 में कैसे वो आईनी और कानूनी हो गई? तो बुनियादी मसला ये है कि सियासी जमातों को बैठ के ये सोचना चाहिए कि बजाय बारियां लगाने के या पसंदीदा बनने के हमें सियासी मामलात को सियासत में हल करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये 5 साल बाद एक एक जमात अपनी अपनी बारी लगाती रहेगी और दूसरी जो है वो जुल्म का शिकार रहेगी। अच्छा, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आके मजीद इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भी देखना है। ये बात कम अज़ कम बहसीत एक पाकिस्तान के आम शहरी के और एक अदना सहाफ़ी के मेरे समझ में तो अभी तक नहीं आ रही कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम रियासती अदाब का शिकार हैं। बेशक सानहा 9 मई का तौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में पड़ा है और वो पड़ा रहेगा जब तक कि उसके अंदर ये नहीं माना जाता कि किस तरह से वो हुआ, कौन कौन उसमें शामिल था और करार वाकई सज़ा नहीं दी जाती लोगों को जो उसमें मुलव्वस थे। लेकिन क्या इसका खमियाजा पूरी जमात या जो लोग एस्पायर कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का, क्या उनके लिए उनको भी इसकी भरपाई करनी पड़ेगी? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर खुशामदीद कहते हैं उसमें बुखारी साहब, जब इंतखाबात हो जाएंगे, इंतखाबात करीब है ना, मैं आप हम सब पाकिस्तानी, हम सब की ख्वाहिश है इंतखाब वक्त पर हो। इंतखाब होता है, इंतखाबात हो जाते हैं, इलेक्शन आपको वोट मिलते हैं, आप हुकूमत बना लेते हैं, फिर वही सिलसिला होगा तहरीक इंसाफ के गिरी हमें तो मैदान से निकाल कर एक तरफा मैच खेला गया और ये देखिए मुल्क पर इन्होंने कब्ज़ा हासिल कर लिया है, ये हुकूमत बना ली है। अगर हमें भी वही सहूलत मैसर होती जो इनको थी और हमें कम अज़ कम खेलने का मैदान दे दिया जाता तो फिर हम बताते कि हम कितने मकबूल हैं। इस स्टिग्मा के साथ, इस धब्बे के साथ आप हुकूमत कर पाएंगे? देखिए पीटीआई तो ये खैर ये कह ही नहीं सकती ना मुनीब साहब, मतलब जो दो खुद उनको नहीं, ये पता नहीं है, उनको याद नहीं है 2018 में वो कैसे आए थे। 2014 से जो साजिश पकनी शुरू हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो पकती पकती जो है वो 2018 में कैसे मैच्योर हुई, उसका रिजल्ट कैसे मिला प्रोजेक्ट इमरान खान की शक्ल में, तो वो तो ये कह ही नहीं सकते उनको। और फिर ये है कि जो हमारे साथ हुआ, क्या 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा को एक बाकायदा तौर पर एक बड़े जो है वो जंगो जदल के जो है वो शक्ल में क्या उनको अरेस्ट नहीं किया गया था? हम फिर भी इलेक्शन में गए। अच्छा। लेकिन ये जो बात पीटीआई वाली आप बार बार करते हैं ना, मुझे मेरी गुजारिश ये है कि क्या इमरान खान के ऊपर बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने का केस है या उसके खिलाफ केस है साइफर का, जिसके ऊपर वो खेल गया मुल्क के साथ? क्या उसके ऊपर ये केस है कि आपके वालिद साहब ने एक प्रॉपर्टी जो है वो आपने उसने कोई फैक्ट्री बनाई थी, वो फैक्ट्री बेचकर जो उसकी एडजस्टमेंट हुई, आप उसके अंदर जो है वो आप जवाब देंगे? और क्या उसके पर या ये केस है कि 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपए बनते हैं वो आपने एडजस्ट करा दिए, एक बंद लिफाफे में कबीना को भी नहीं दिखाया, बताया? क्या मियां नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा के ऊपर 5 कैरेट का हीरा लेने का कोई इल्जाम है? क्या उनके खानदान के ऊपर पूरी कोशिश के बावजूद में ये जितने भी केसेस बनाए, वो फ्लैगशिप हो, अल अजीजिया हो, एवन फील्ड हो, किसी एक केस के अंदर कोई करप्शन का इल्जाम तो बता देना। इमरान खान के ऊपर डायरेक्टेड करप्शन के इल्जाम आते हैं, उनके ऊपर ज़कात और खैरात खाने का इल्जाम है, उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है, और फिर वो जो अब ये 9 और 10 मई है, ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। यानी आपने दहशतगर्दी भी की, आप करप्ट भी हैं, आप मुल्क के साथ खेल भी गए, आपने मुल्क का तमाशा भी बना दिया, और अभी भी आपको लगता है कि ये मुल्क आपकी जो है ना आपको एक ग्राउंड की तरह दे दी जाए, आप इसके अंदर दंदनाते फिरें, जो मर्जी आपके दर पिच उखाड़ दे, आप जो ऐसा नहीं होता, ये मुल्क सबका है। इमरान खान अकेले जेल में लेके नहीं आए। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, मुल्क सबका है, इमरान खान साहब अकेले का नहीं है। जो कुछ हो गया और ये इतने केसेस गिनवा दिए, ये बात फैक्ट है, को अच्छा लगे बुरा लगे किसी को, 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट वाला केस वो फैक्ट है, मौजूद है। पंजाब के अंदर ये जो चैप्टर था वो फरा गोगी साहिबा का और सारा कुछ, ये हम भी यहीं पे रहते हैं, हमें पता था पंजाब के अंदर क्या हो रहा है और इमरान खान साहब के ज़ेरे साया हो रहा है। ये केसेस, इनकी नौयत बड़ी फ़र्क है और बड़े मजबूत है। ये आर्गूमेंट है अगर इनका मुकाबला किया जाए उन केसेस से जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनाए गए, और जिस तरीके से बनाए गए वो तो हमारे सामने ही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, और इसके अंदर जो बुनियादी मसला है वो ये है कि जब मियां नवाज शरीफ पर केसेस बनाए गए तो क्या उस वक़्त रियासती इदारे उनसे खुश थे? ना खुश थे। बिल्कुल ऐसे। इमरान खान साहब पर जब केसेस बनाए गए तो क्या रियासती इदारे उनसे खुश थे?
नहीं, ना खुश थे। तो इसका मतलब यह है कि केसेस का मेरिट या डीमेरिट किसी और चीज़ से भी मुंसलिक है, लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। और जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो हो सकता है ये तहरीक इंसाफ पे 3 साल बाद 5 साल बाद अप्लाई हो रहा हो कि वो भी कहेंगे जी पहले हम पे मुश्किल थी, अब आसानी आ गई है। क्यों? क्योंकि वो जो एक लिंक इस्टेब्लिश होता है, अगर वो दोबारा हो जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून पीछे जा सकती है। तो इसलिए इन कानूनी पेचीदगियों को सामने लाने की बजाय जब इसको हम लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान के इदारे, उनकी सोच और उनका सियासी जमातों से ताल्लुक़ ये फैसला करता है कि कितने मुकदमे बनेंगे और कितने ख़त्म होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामला दुरुस्त हैं, उनके मुकदमे ख़त्म होते जा रहे हैं। जब उनके मामला दुरुस्त नहीं थे, मुकदमे बनते जा रहे थे। तो ये मतलब आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी बहुत डिपेंड करते हैं? नहीं, बट एक बात तो चल आज़मा भाई साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, आप जल्दी से पॉइंट बता। जी, मैं सिर्फ आई एम सॉरी, मैं हसन से माजरत के साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये फ़र्क है अब सिर्फ कि इमरान खान को जो शेल्टर मिला हुआ था ना, 7 साल फॉरेन फंडिंग का केस चला ले, उसे कोई नहीं पूछेगा। वो पार्लियामेंट हमला केस के ऊपर जो है वो इश्तिहारी हो वज़ीर आज़म लग जाएगा, ये सहूलत उसको सिर्फ मुयसर नहीं है। अब जो उसने किया है अपने दौरे हुकूमत के अंदर, वो करप्शन के मामला है, उसके ऊपर उसको पूछा जा रहा है और यही कानून कहता है। ठीक है। अच्छा हसन अयूब साहब, टुवर्ड्स दी एंड मुझे ये बता दीजिए, ये एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक़ या ताल्लुक़ ख़राब हो जाना, ये तो फैक्ट है, इसको तो नहीं डिनाई कोई कर सकता ना कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पलंदा बना केसेस का पैनमा जजमेंट जैसे आई वो आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, हम सबको पता है। और फिर जो बाद में हुआ, मॉनिटरिंग जज साहब मौजूद थे और जिस तरह से सजाएं सुनवाई गई वो भी हम सबको पता है। लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको तो शायद हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए, वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब मियां नवाज शरीफ साहब के भी हो चुके थे, इमरान खान साहब के भी हो चुके थे, हैंस फिर उनके खिलाफ केसेज है। हाँ, ये केसेस की नौइयत फ़र्क है, इनमें जो मवाद है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है जो इमरान खान के खिलाफ है। नहीं, देखिए, तोशाखाना वाला केस क्या उसको एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो इंजीनियर किया है। अब तोशाखाना वाले में जो मिस डिक्लेरेशन है, फॉर्म बी आपने फिल ही नहीं किया, तो वो एस्टैब्लिशमेंट का क्या कसूर है इसमें? मुनीफ फारूक साहब, आप मुझे बताएं, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि आप अप्रूवल करें, वो तो उस टाइम का केस बन रहा है ना। वो तो कोई इंजीनियर्ड केसेस नहीं है, ये ऑर्गेनिक केसेस हैं जो उन्होंने खुद अपनी हरकतें की हुई है। आज भी इमरान खान लाडला है। अच्छा, आज भी है, ठीक आज हो भी लाडला नहीं है। अच्छा, जो लाडलापन उनको आज भी सहूलत मुयस्सर है, वो किसी को मुयस्सर नहीं है। मतलब आपके नजदीक इमरान खान आज भी लाडले साहब नहीं है। खैर, इसका फैसला जो जिन्होंने प्रोग्राम देखा अब तक वो कहें बताएंगे। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मियां नवाज शरीफ 2024 के इंतखाबात के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे, एक कानूनी नुक्ता है, वो उसके ऊपर बहस ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही इस वक्त दो अहम मामलात हैं। एक ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जैसे ही अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी उनका एक्विटल होगा, बरियत होगी, तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। जबकि एक आर्गूमेंट जो उसके खिलाफ दिया जाता है वो ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है समीउल्लाह बलोच केस में, जिसमें कहा गया था कि जो नाअहली है वो उम्र भर होगी, यानी ताहयात होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है, जब तक उसको अदालत रिविज़िट नहीं करेगी मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात होंगी। इस पर क्या रहनुमाई आ सकती है कानूनी तौर पर, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और वो अहल हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो तोशाखाना केस था जिसके अंदर उनको सज़ा हुई, तो वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये है कि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो साथ ही उनकी कन्विक्शन भी मुअत्तल हो चुकी है, वो ऑर्डर मुअत्तल हो चुका है, लिहाजा इमरान खान भी अहल हैं। तो ये दोनों मामलात कानूनी हैं, इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। जनाब इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा इरफान कादिर साहब के मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो पाएंगे जब उनकी ये दोनों कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी, या वो जो समीउल्लाह बलोच केस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उन्हें तंग करेगा, क्योंकि वो फैसला तो अपनी जगह मौजूद है? देखें, वो जो फैसला है वो कानून से ऊपर नहीं है, और इस वक्त एक राइजुल वक्त कानून है जिसके तहत के नाअहली जो है वो 5 साल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन करे, और स्ट्राइक डाउन इस वजह से करे कि उसमें बाकायदा रीजंस दे कि ये कानून जो है आइन की किसी शिक के ख़िलाफ़ है।
अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये होल्ड नहीं कर सकती कि ये किसी शिक के ख़िलाफ़ है आइन की और वो राइजुल वक्त कानून है, तो मियाँ साहब की जो नाअहली है वो लाइफ टाइम नाअहली फ़िलहाल राइजुल वक्त कानून के तहत है ही नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो अहल है। ये जो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए दिया गया, बेशक बाद में जज साहिबान का मौक़िफ़ बदलता रहा, वो आपके सामने ही है, लेकिन क्योंकि वो फैसला है तो ये जो लेजिस्लेशन है, इलेक्शन एक्ट जो है, ये एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये ओवरराइड नहीं कर सकती किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो किसी आइनी आर्टिकल की तशरीह की जाए कर रहा हो। तो इसके ऊपर आप ज़रा रिफ्लेक्ट फरमाइएगा कि क्या प्रिंसिपल क्या है बेसिक के फैसला अहमियत इख्तियार करेगा या जो कानून है उसकी अहमियत ज़्यादा होगी? देखिए, हम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऊपर उठा दिया। मैंने यहाँ तक सुना इनको कहते हुए कि आइनी तरमीम जो है वो हमारे एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, कल फरमा रहे थे कि आइनी तरमीम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप होल्ड कर दी थी, 18वीं तरमीम। तो ये लग ये रहा है कि आइन की जब भी तरमीम भी पार्लियामान करेगी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट को सुपरा पार्लियामेंट बनाया हुआ है, सुपरा लॉ बनाया हुआ है। तो ऐसी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो सबसे ऊपर रियासत है, रियासत के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान का लॉ है, उसके बाद वो तमाम फंक्शनरीज हैं जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की पासदारी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जजेस उस हायरार्की में एक उनका यानी इन तमाम चीज़ों से कानून के नीचे आते हैं, कानून के ताबे हैं, कानून उनके ताबे नहीं है कि वो क्या कहते हैं। ठीक, तो लिहाजा ये, और फिर ये है कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन के देखने का होगा ना कि वो अहल हैं या ना या अहल नहीं है। ठीक, तो ये तशरीह इलेक्शन कमीशन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा? ख़ास तौर पे वो मामला जो इलेक्शन कमीशन के देखने के हैं, वहाँ पे भी क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह फायक होगी? अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ नोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि जी ये मेरी डोमेन है, आप प्लीज़ इसमें मत आएँ, और उसको भी पावर है कंटेम्प्ट की। टुवर्ड दी एंड एक सवाल, इमरान खान साहब की जमात की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी सज़ा मुअत्तल है, वो बेल पर है उस केस के अंदर, वो तो जेल में इसलिए कि वो दूसरे मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो वो जो फैसला है तोशा खाना का वो भी मुअत्तल हो गया, जबकि एक आम फहम में जो राय है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। आपके नज़दीक दुरुस्त पोजीशन क्या है? क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है जी CRPC का कानून है 426 को देख लें जी, वो उनका जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड होगी, जबकि माजी में भी देखा जाए इरफान कादिर साहब तो हमने सेंटेंस सस्पेंड होते देखी है, कन्विक्शन तो मौजूद रहती है, तो इसमें दुरुस्त कानूनी पोजीशन क्या है? इसमें कानूनी पोजीशन ये है कि अगर उन्होंने इनको इसलिए नाअहल किया था कि इनके खिलाफ कोई फौजदारी फैसला आ गया था और इनको सजा हो गई थी जी, तो अब चूंकि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है जी, और अपील में अगर वो सस्पेंड हो जाए सेंटेंस तो वो समझा जाएगा कि मैटर इज पेंडिंग ट्रायल। ठीक, और अगर मैटर पेंडिंग ट्रायल हो और हतमी फैसला ना हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि फिर वो भी नाअहल नहीं रहते जब तक कि वो सेंटेंस सस्पेंडेड है। वो भी उस दौरान में डेफिनेटली उनकी जो पाबंदी है वो मैं समझता हूँ कि उनको फिर पाबंद नहीं किया जा सकता, उनको नाअहल नहीं ट्रीट किया जा सकता। यानी कि आपके नज़दीक इमरान खान साहब की कन्विक्शन अगर देखा जाए, जो जिस तरह आपने रहनुमाई फरमाई, तो वो कन्विक्शन इस वक्त वो भी सस्पेंडेड है। हाँ, क्योंकि कन्विक्शन की बेस पे उन्होंने इनको नाअहल किया है, और वो अगर सस्पेंडेड है तो फिर उनकी नाअहली जो है वो भी इन लिम्बो चली गई है, क्योंकि उस पर जब तक हतमी फैसला एपेलेट कोर्ट का नहीं हो जाता वो पेंडिंग ट्रायल समझा जाएगा, और जब भी ट्रायल पेंडिंग होता है तो उस पर किसी को आप नाअहल करार नहीं दे सकते ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। अब चूँकि वो जो अपील जो है, चूँकि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, अपील उससे मुख्तलिफ नहीं होती, अपील भी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल कही जाती है, तो चूँकि इसमें अगर दो इंटरप्रिटेशंस भी पॉसिबल हो तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है कि जो भी सब्जेक्ट को ज़्यादा फेवरेबल हो उस तरफ इंटरप्रेट किया जाता है फिर।
ठीक, ये आर्गूमेंट बड़ा दिलचस्प है और इसकी बड़ी अहमियत है। मैं चाहता था कि इस पर मजीद बात हो सके, लेकिन वक्त खत्म हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान कादिर साहब, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।